नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आपको पता है कि 2019 में चाइना में एक वायरस की उत्पत्ति हुई जिसे हम कोरोना वायरस कहते हैं। और इस कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया भर में तबाही मचाई और इवन इससे भारत भी अछूता नहीं रहा। और वैज्ञानिकों ने लगातार 2 सालों तक कठिन परिश्रम करने के बाद में कुछ टीके यानी कि कुछ वैक्सीन विकसित की और वो वैक्सीन आज पूरे विश्व में वितरित की जा रही है और उस वैक्सीन ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। जब भारत में कोरोना की तीसरी लहर यानी कि ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है उसकी तीसरी लहर आई तो उसका असर जो है वो हमें कम देखने को मिला। इसका एक मुख्य कारण था कि भारत के पास में एक नहीं, दो नहीं, तीन चार वैक्सीन अवेलेबल थी। तो आप लोगों के मन में एक जिज्ञासा जरूर होगी कि वैक्सीन क्या होती है और इसको कैसे बनाया जाता है और क्या ये सुरक्षित होती है और ये कौन डिसाइड करता है कि कौन सी वैक्सीन इंसान को लगने लायक है और कौन सी वैक्सीन इंसानों को नहीं लग सकती। इसके बारे में आज हम इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों, वैक्सीन जो शब्द है वो वेका शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है गाय, लेकिन हम वैक्सीन शब्द का यूज टीके के सेंस में करते हैं। अगर हमें वैक्सीन शब्द के डेवलपमेंट की यानी कि वैक्सीन शब्द के प्रारंभिक विकास की बात करनी है तो हमें चाइना की 10वीं शताब्दी में जाना पड़ेगा, जब पहली बार वैक्सीन जो है उसको बनाने की शुरुआत हुई। 1976 में एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की और उन्होंने इसको लोगों पर परीक्षण किया। और एडवर्ड जेनर ने अपनी रिसर्च में पाया कि चेचक के हल्के संक्रमण की डोज चेचक के गंभीर संक्रमण जो है उसका असर कम करती है और यहीं से हम वैक्सीन की शुरुआत मान सकते हैं। वैक्सीन कैसे बनती है? तो जब भी हमें कोई बीमारी होती है यानी कि मान लीजिए कि हमें सर्दी होती है, जुकाम होती है, तो आपने देखा होगा कि वो सर्दी जुकाम कभी कभी ऑटोमेटिक ठीक हो जाती है। और उसके ठीक होने का कारण होता है कि हमारे इम्यून सिस्टम में एंटीबॉडीज विकसित हो चुकी है और उन्हीं एंटीबॉडीज ने उस जुकाम के वायरस को समाप्त कर दिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एंटीबॉडीज क्या होती है। तो एंटीबॉडीज का मतलब आप ये समझिए कि एक सैनिक की तरह है। जैसे किसी देश में जब किसी बाहर का सैनिक प्रवेश करता है उसकी सीमा में, तो उस देश के जो सैनिक होते हैं वो उनको मार देते हैं या फिर उनको पकड़ लेते हैं या फिर उनका प्रभाव नष्ट कर देते हैं। उसी तरीके से एंटीबॉडीज हमारे शरीर में होती है। जैसे ही हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का कोई बैक्टीरिया है या फिर कोई वायरस है, जब भी हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो एंटीबॉडीज जो है उसको अननोन समझ के उस पर अटैक करती हैं और उसको नष्ट कर देती हैं। और ये एंटीबॉडीज को बनाने का काम करता है हमारा इम्यून सिस्टम। जब भी कोई शरीर में कोई अननोन चीज एंटर करती है तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको नष्ट करने के लिए एंटीबॉडीज विकसित करता है। और इसी प्रक्रिया का इस्तेमाल करके वैज्ञानिकों ने वैक्सीन का निर्माण किया। लेकिन दोस्तों, ये सर्दी जुकाम तक तो ठीक था और कुछ वायरस या कुछ बैक्टीरिया इतने खतरनाक होते हैं तो जब वो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो जब तक इम्यून सिस्टम उनको समझ पाए या जब तक एंटीबॉडीज का विकास कर पाए, तब उससे पहले ही वो वायरस या फिर जो वो बैक्टीरिया है वो हमारे शरीर के सिस्टम को फेल कर देता है और इससे व्यक्ति की मौत हो जाती है। और वैज्ञानिकों ने इसी प्रोसेस को जो है वो इस्तेमाल करके वैक्सीन का निर्माण किया। अगर मैं बात करूं अभी की वैक्सीन या फिर पारंपरिक वैक्सीन की बात करूं तो उसमें जो भी वायरस होता है या जो भी बैक्टीरिया होता है जिसके खिलाफ हमें वैक्सीन बनानी है, तो उस वायरस या उस बैक्टीरिया का कुछ भाग ले लिया जाता है और उस भाग को निष्क्रिय किया जाता है और उस निष्क्रिय भाग को एक परख नली में डाला जाता है और उसके बाद में वो वैक्सीन तैयार होती है। यानी कि उसी वायरस का एक पार्ट लिया जाता है और उस पार्ट को निष्क्रिय किया जाता है और उस निष्क्रिय पार्ट से वैक्सीन का निर्माण होता है। और उस वैक्सीन को जब हमारे शरीर में इंजेक्ट किया जाता है तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और उस यानी कि जो निष्क्रिय वायरस है उसको अननोन चीज समझ के उस पर अटैक करता है और उसको खत्म करने के लिए एंटीबॉडीज बनाता है। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि ये वायरस निष्क्रिय है, इसलिए ये हमारे शरीर को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता है, बस हल्का सा फीवर होता है और हमारा इम्यून सिस्टम उसको नष्ट कर देता है। जब आप लोग किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हो तो आपके शरीर में जब ओरिजिनल वायरस भी अंदर चला जाता है तो हमारा इम्यून सिस्टम यानी कि हमारी जो एंटीबॉडीज है वो इस चीज़ से परिचित होती है और जैसे ही वो अंदर जाता है तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होकर उसको नष्ट कर देता है और इससे व्यक्ति की जान बच जाती है। और यही प्रोसेस हम वैक्सीन में काम में लेते हैं। अगर हम भारत में बात करें कोवैक्सीन की, तो कोवैक्सीन इसी टेक्नोलॉजी में बनी हुई है। कोरोना वायरस SARS-CoV-2 जो होता है उसी का भाग को निष्क्रिय करके कोवैक्सीन बनाई गई है। लेकिन बात करें हम कोविशील्ड की तो इसमें एक अलग टेक्नोलॉजी प्रयोग की गई है और कोविशील्ड में जो
चिंपांजी होते हैं, उसको जो सर्दी जुकाम करता है वायरस यानी कि एडिनो वायरस, उस एडिनो वायरस को लिया जाता है। और कोरोना वायरस का जो स्पाइक प्रोटीन है यानी कि जो उसका जेनेटिक मटेरियल है उसको साथ में लिया जाता है और उसको मिला करके ही हम कोविशील्ड का यूज़ करते हैं। और जैसे ही वो हमारे शरीर में इंजेक्ट होता है तो हमारी एंटीबॉडीज यानी कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो उसको अननोन समझ के उस पर अटैक करता है और उसको नष्ट कर देता है। यानी कि कोवैक्सीन हो चाहे कोविशील्ड हो, वो काम सिर्फ हमारी इम्यून सिस्टम के बेस पे ही करती है। और इन वैक्सीन्स को बनाने के बाद में इनको कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है, यानी कि इनका जो भी वायरस होता है निष्क्रिय अवस्था में वो नष्ट ना हो और वैक्सीन्स खराब ना हो, तो इनको इनके टेम्परेचर के हिसाब से स्टोरेज किया जाता है। जैसे कि भारत में जितनी भी अभी वैक्सीन्स है उनके लिए नॉर्मल टेम्परेचर होता है 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के लगभग। लेकिन अगर हम बात करें अमेरिका की फाइजर वैक्सीन की, तो उसकी कोल्ड स्टोरेज में -70 डिग्री सेल्सियस के लगभग तापमान होना चाहिए, जो कि भारत में इसके जो कोल्ड स्टोरेज है वो बहुत कम है। जैसे ही वैक्सीन का निर्माण होता है, आपको पता ही है कि पहली बार में जो वैक्सीन की डोज है वो इंसानों को नहीं दी जाती है। अगर हम वैक्सीन की अगर परीक्षण की बात करें तो ये 4 स्टेज में होता है। फर्स्ट स्टेज में इसका परीक्षण जानवरों के ऊपर किया जाता है। जैसे आपने बहुत सारी मूवीज़ में देखा होगा कि कुछ चूहे या फिर कुछ मेंढक्स वगैरह होते हैं, उनको एक पिंजरे में बंद कर दिया जाता है, यानी कि एक कांच का शीशा होता है उसमें बंद कर दिया जाता है और उसमें बंद करने के बाद में उनके तरह तरह के प्रयोग किए जाते हैं। यानी कि उस वायरस का जो डोज बनाई जाती है उसका प्रयोग सबसे पहले जानवरों पर किया जाता है। अगर उस जानवर यानी कि जिस पर प्रयोग किया गया है उसकी अगर इफेक्टिविटी सही आई, यानी कि उसको किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं हुआ और वो वायरस जो है उसको मारने में वो डोज सक्षम रही, तो उस वैक्सीन को आगे की स्टेज के लिए पारित कर दिया जाता है। जब जानवरों पर इसका परीक्षण सही तरीके से किया जाता है और उसके बाद में हमारे सामने रिजल्ट अच्छे आते हैं, तो इसका प्रयोग सीमित संख्या में इंसानों के ऊपर किया जाता है। यानी कि 5 से 10 जो स्वयंसेविक लोग होते हैं, यानी कि जो अपनी इच्छा से वैक्सीन का परीक्षण करवाना चाहते हैं, तो उनके ऊपर इसका परीक्षण किया जाता है और उन लोगों को टैग किया जाता है लगातार कि जो डोज उनको दी गई वो डोज पर्याप्त है या नहीं, या फिर जो उनके ऊपर वायरस हुआ उसने किसी साइड इफेक्ट तो नहीं किया, वैक्सीन की वजह से किसी प्रकार का साइड इफेक्ट तो नहीं दिखा। तो इसको सभी चीज़ को एक साथ मॉनिटर किया जाता है। और जब हम सीमित संख्या में लोगों के ऊपर इसका ट्रायल करते हैं और जबकि इसके रिजल्ट आते हैं, तो हमें उसकी एफिशिएंसी देखनी पड़ती है कि कितने प्रतिशत लोग इनसे इन्फेक्ट हुए और कितने प्रतिशत लोगों को इस वैक्सीन ने ठीक किया और ठीक होने के बाद में वो वैक्सीन कितने देर तक कारगर साबित रही। इसके सेकंड स्टेज में परीक्षण का दायरा बढ़ाया जाता है, यानी कि पिछली बार अगर 5 से 10 लोगों पर इसका परीक्षण किया गया, तो सेकंड स्टेज में इसका परीक्षण 100-200 लोगों पर किया जाता है। उन 100-200 लोगों को पहले तो वायरस से इन्फेक्ट किया जाता है, उसके बाद में ये डोज दी जाती है और जब ये डोज दी जाती है तो उन लोगों को जो वो वैक्सीन बनाने वाली जो कंपनीज हैं वो प्रॉपरली मॉनिटर करती हैं और जब उनको चेक करती हैं कि इन्होंने जो इन्फेक्ट हुए उनमें से कितने प्रतिशत लोग ठीक हुए, किन लोगों को इस पर क्या तरह का साइड इफेक्ट दिखा, कितनी डोज देना इंसानों के लिए पर्याप्त है, तो उसका पता इस सेकंड स्टेज के परीक्षण से चल जाता है। जब इस सेकंड स्टेज के परीक्षण का रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो इसका परीक्षण एक बड़े पैमाने पर लोगों पर किया जाता है और उन लोगों को जो है ये डोज दी जाती है जिनमें अलग अलग स्थानों पर लोग शामिल होते हैं, यानी कि कुछ अगर बर्फीले इलाकों के लोग हैं तो उनको इसमें शामिल किया जाता है, कुछ रेगिस्तानी इलाकों के लोगों को शामिल किया जाता है, कुछ पहाड़ी लोगों को शामिल किया जाता है और ऐसे एक ब्रॉड एरिया में इसका परीक्षण किया जाता है, यानी कि 10 से 15,000 लोगों पर इसका टेस्ट किया जाता है। और जब ये टेस्ट अच्छी तरीके से सफल रहता है, यानी कि इसकी एफिशिएंसी जो है वो अच्छी होती है, तो भारत में एक नियामक आयोग होता है, उसके पास में इस वैक्सीन को भेज दिया जाता है। वो नियामक आयोग सभी प्रकार के जानवरों की स्टडीज़ पढ़ता है, इंसानों की स्टडीज़ पढ़ता है और जितने भी रिसर्च किए गए हैं उन रिसर्च पेपर को सही तरीके से देख के ये डिसीजन करता है कि ये वैक्सीन मार्केट में जाने लायक है या नहीं है। फिर नियामक आयोग उसको अप्रूवल देता है और जब नियामक आयोग इसका अप्रूवल देता है और हमें इसका उत्पादन वैश्विक स्तर पर करना है तो इस वैक्सीन को WHO के पास भेजा जाता है और जब WHO सभी प्रकार के कागजी कार्रवाई करता है, यानी कि रिसर्च के पेपर वगैरह देखता है, तो उसके बाद में WHO इसको अप्रूवल करता है। हालांकि कभी कभी WHO एक साल 2-2 साल के लगभग इसके अप्रूवल में लगा देता है। वो देखना चाहता है कि क्या लोग 1-2 साल बाद इसका असर खत्म होता है वैक्सीन का, ये इसका असर बना रहता है या इनको दोबारा इन्फेक्शन होने के चांसेस है या नहीं है। लेकिन अगर आपने हाल ही में कोरोना के काल में देखा होगा
तो WHO ने जितनी भी वैक्सीन आई है जिनकी एफिशिएंसी अच्छी है उनको इमरजेंसी अप्रूवल दिया था। और इमरजेंसी अप्रूवल का मतलब होता है कि अभी आप इस समय की नज़ाकत को देखते हुए यूज ले सकते हैं। और ये WHO ने कोवैक्सीन के बारे में कहा। अगर वर्तमान में बात करें तो भारत के पास में कोवैक्सीन है और कोविशील्ड है सीरम इंस्टीट्यूट की, और हमारे पास में फाइजर वैक्सीन है, मॉडर्ना वैक्सीन है, और हमारे पास में रसिया की स्पुतनिक 5 वैक्सीन है। तो हमारे पास में सभी तरह की वैक्सीन है और भारत सरकार बड़े पैमाने पर इनका उत्पादन कर रही है। तो आप सभी लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी खबरें ये आ रही हैं कि चाइना में कोरोना का विस्फोट बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो चुका है और इससे भारत भी प्रभावित होने की संभावना बताई जा रही है। लेकिन सरकार इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। हमारी 67.11% आबादी को टीकाकरण हो चुका है, तो हमें इसके डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमें ये सावधानी रखनी चाहिए कि पब्लिक प्लेस पे जाने को अवॉइड करना चाहिए, और जब भी वहाँ जाएँ तो कम से कम मास्क का प्रयोग ज़रूर करें। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में वैक्सीन के बारे में सभी बातें समझ चुके होंगे। आप सभी लोगों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।